एफआईज डीआईज का डेटा एक बार पढ़ लेते हैं। एफआईज की सेलिंग की रफ्तार थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन सेलिंग अभी भी है। करीब 800 करोड़ की सेलिंग कल उन्होंने इंडियन मार्केट में की, लेकिन डीआईज की रफ्तार देखिए 3097 करोड़ रुपए की बाइंग। अब आप समझ सकते हैं कि मार्केट क्यों नहीं रुक रहा है, क्योंकि एफआईज बेच भी रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। जितना वो बेच रहे हैं उससे 3 गुना 4 गुना या उससे ज़्यादा 25% 30% कम से कम उससे ज़्यादा ही बाइंग डीआईज करके ले जाते हैं। तो डीआईज जितना इंडियन मार्केट पर बुलिश हैं, उतना एफआईज शायद नहीं लग रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एफआईज भी आने वाले समय में इस चीज़ से परेशान होते हुए दिखाई दे सकते हैं। बीच बीच में हमने इम्पल्सिव बाइंग एफआईज की देखी भी है। आज ग्लोबल इंडिसेस पर नज़र डाल लेते हैं, किस तरह का ग्लोबल इंडिसेस पर रुझान देखने के लिए मिल रहा है, किस तरह के एशियन मार्केट्स इस समय ट्रेड कर रहे हैं। तो हैंसेंग निकाई विद पॉजिटिव बायस्ड यहाँ पर ग्रीन मार्क देखने के लिए मिल रहा है। शंघाई फ्लैट है, डाउ अभी फ्लैट ऑन द पॉजिटिव साइड बंद होता हुआ दिखाई दिया। कल फैट के मिनट भी आए, उस पर भी विस्तार से बात करेंगे। कोस्पी में रेड मार्क बना हुआ, लेकिन बहुत ही फ्लैटिश रुझान। तो आपको एशियन मार्केट्स बार बार देखने की जरूरत नहीं है आज पूरे दिन, क्योंकि फ्लैटिश रुझान ही देखने के लिए मिल रहा है। कोई खास बड़ी खबर नहीं है। जरूर अमेरिका से बड़ी खबर होगी, लेकिन उस पर विस्तार से बात कर लेते हैं। अगर हम देखें तो फेड की तरफ से जो मिनट्स आ रहे हैं वो काफ़ी पॉजिटिव होंगे। और एक बार टॉप गेनर्स और लूजर्स पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स कौन से हैं। तो टॉप गेनर्स की लिस्ट में सबसे पहले देखें तो वेरॉक इंजीनियरिंग यहाँ पर करीब 12% का उछाल, श्याम टेलीलिंक यहाँ पर करीब 8%, आरती ड्रग्स 8%, नेशनल फर्टिलाइज़र, कल्याण ज्वेलर यहाँ पर करीब 7.5 और 7% का उछाल देखने के लिए मिल रहा है। साथ ही अगर देखें टॉप लूजर्स में, जहाँ पर कि आज मार्केट की स्ट्रेंथ के बावजूद भी कहीं ना कहीं कोई खबर है या कुछ इस तरह का फ्लो है जो कि इस काउंटर को इन काउंटर्स पर प्रॉफिट बुकिंग ला रहा है। एसईपीसी कल का टॉप गेनर आज करीब 4% नीचे है। जीएमआर पावर यहाँ पर करीब 3.5% की गिरावट। प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ 3% गिरा हुआ है। एंशियल वन कल लगातार पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से बहुत अच्छा कर रहा था ये काउंटर, आज थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग की चपेट में आता हुआ। पीएनबी हाउसिंग यहाँ पर भी टॉप गेनर बनने के बाद आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दे रही है। तो ये केवल एक प्रॉफिट बुकिंग है, जिससे डरना घबराना नहीं है। अगर हम कुछ ग्लोबल न्यूज़ देखें तो कल फैट के मिनट्स आए, जो हम बात भी कर रहे थे। तो फैट के मिनट्स में ज़्यादातर जो उनके मेंबर्स हैं उनका कहना है कि 25 बेसिस पॉइंट दर कट करनी चाहिए। वो तो जुलाई की भी बात कर रहे थे, लेकिन नेक्स्ट मीटिंग में तो पूरी तरह से अब ये क्लियर हो गया है कि शायद रेट कट होता हुआ दिखाई देगा। और कल एक और इम्पॉर्टेंट डेटा था कि अमेरिका में जो जॉब ग्रोथ जो आ रही थी उसको मार्च से डाउनग्रेड कर दिया गया है, इफेक्टिव फ्रॉम मार्च। तो करीब करीब 68,000 जॉब पर मंथ कम अब अनुमानित हैं इस साल के लिए जॉब ग्रोथ में। और अगर ओवरऑल पूरे साल के लिए देखें तो करीब 8,18,000 नौकरियां कम हैं, यानी कि जॉब ग्रोथ जितनी पहले एस्टिमेट की गई थी, जितना डेटा आ रहा था, उसको डाउनवर्ड रिवाइज किया गया। तो अब अगर जॉब ग्रोथ में कहीं ना कहीं डाउनवर्ड रिवीजन है, तो ये फेड गवर्नर पर एक प्रेशर होगा कि आप इंटरेस्ट रेट कम करें। अब अगर देखें तो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड भी करीब 3.79% पर पहुंच चुकी है अमेरिका में। तो ये कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन है कि बॉन्ड यील्ड भी गिर रही है, इसका मतलब कि इंटरेस्ट रेट भी गिरेंगे। विनीत सर, कितना इंटरेस्ट रेट कट आप मानते हैं सितंबर मीटिंग में, और क्या कुछ इसके इम्प्लीकेशन होंगे इंडियन मार्केट में सर? देखिए, हम पहले सोच रहे थे कि 40 बिप्स आएगा दो तीन अ, दो तीन किश्तों में। लेकिन जिस तरह से स्केर आया था फ्रॉम द कैरी ट्रेड का, जब यूके या जापान ने रेट्स बढ़ाए थे, एंड जिस तरह से हमने देखा था कि ये जो जॉब फिगर्स जिस तरह से डेटा मसाज किया हुआ है, उसे लगता है कि वहां की इकोनॉमी कुछ ज्यादा ही स्लो कर चुकी है। और इसके चलते हमें लगता है कि ये जो 50 बिप्स का कट है वो पूरा आ जाएगा और दो किश्तों में आ सकता बिल्कुल। मैं कल एक रात रिपोर्ट भी पढ़ रहा था, जो वहाँ पर स्वैप ट्रेडर्स हैं वो इस साल में करीब 100 बिप्स का रेट कट मान रहे हैं। सितंबर में डेफिनेटली उनमें दो मत हैं, 25 से 50 बेसिस पॉइंट, लेकिन पूरे साल यानी कि दिसंबर तक वो 100 बिप्स का रेट कट मान रहे हैं। सर, इंडियन मार्केट में कौन से सेक्टर्स होंगे जो ड्राइव करेंगे अब फेड रेट कट के बाद? है। देखिए, फेड रेट कट के बाद में आपके जो न्यू एज इकोनॉमी स्टॉक्स है ना, उनमें बहुत बड़ी छलांग लगी, ऑलरेडी उसमें चालू है। तो आप देखिए, स्टॉक्स लाइक नाइका, पेटीएम, जितने भी डिजिटल इकोनॉमी स्टॉक्स है बहुत बेहतरीन परफॉर्म करेंगे। ओके। इनमें डाउनसाइड रिस्क कम है,
क्योंकि इंडिया ग्रोथ मार्केट है और ये प्योरली इंडिया इंडिया ओरिएंटेड है। जी। और देखिए, 2 दिन पहले पीयूष गोयल ने आके बोला था कि ई कॉमर्स का बूम इज अ वरी बिकॉज अमेजोन डिस्काउंटिंग करता है, बहुत लॉसेस बुक करता है, और वो लॉसेस इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू फाइनेंस कर रहे हैं। तो एक चीज तो 100% है कि पीयूष गोयल ने भी माना है कि बूम है, राइट। तो ये बिल्कुल। ई कॉमर्स ने जो ग्रिप पकड़ा हुआ है, हमें लगता है ये बहुत एग्रेसिवली चलने वाला है। पेमेंट्स जो भी आप ऑनलाइन कर सकते हो। आपके बाटा ने भी आके बोला है कि ई कॉमर्स इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग लीवर ऑफ ग्रोथ। तो बिल्कुल। शूज कंपनी जो हार्डकोर डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल चलाती है, ब्रिक एंड मॉर्टर, ये भी अभी अपने मॉडल पाइवट करे टुवर्ड्स डिजिटल। तो हमें लगता है कि डिजिटल इकोनॉमी स्टॉक्स बहुत भयंकर प्रकार से बूम करेंगे। बिल्कुल। और हमने देखा भी कि बहुत सारी कंपनियां ऑनलाइन जो अपने प्रोडक्ट बेच रही हैं वो थोड़े से सस्ते होते हैं। विनीत सर, मैं अपना ही एग्जांपल लेता हूं। मैं एक बाटा का शू उनके शोरूम पर पता करने गया, तो वो 4500 का था। और जब मैंने उसी प्रोडक्ट को, बाई चांस मुझे नंबर नहीं मिला जो मुझे लेना था, वो जब मैंने ऑनलाइन आकर चेक किया तो वो 2800 का था। सर, 1700 रुपये का डिस्काउंट। तो ऑनलाइन में अगर आपको 100-200 रुपये का डिस्काउंट मिलता है तो आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि चलो कोई नहीं, शोरूम से खरीद लेते हैं। लेकिन इतना बड़ा डिस्काउंट, तो ऑब्वियसली ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा बढ़ने वाली है। सर, कौन से पर्टिकुलर शेयर्स जहां पर कि आपने बताया, वैसे पेटीएम, बाटा, लेकिन और भी कुछ काउंटर हैं जो आपकी रडार पर हैं सर? देखिए, नायका भी है। ओके। अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर को ट्रैक करेंगे तो पीबी फिनटेक है। आप जो पेमेंट्स करते हैं ना, उनको भी बहुत फायदा होने वाला है। जैसे सीसी एवेन्यू वाली एक कंपनी है जिसका नाम है इन्फीबीम। तो ये कंपनीज है ना, काफी अच्छा प्रदर्शन करेंगे इन टर्म्स ऑफ ओके। ग्रेट सर। प्राइस परफॉर्मेंस। बिल्कुल। कुछ एक खबरें भी हैं, इनफैक्ट पेटीएम और जोमेटो से जुड़ी हुई इसी क्षेत्र की कंपनियां हैं। जोमेटो पेटीएम का टिकटिंग कारोबार खरीदने जा रही है, 2048 करोड़ रुपए स्पेंड करेगी। विनीत सर, कैसे देख रहे हैं सर पेटीएम और जोमेटो को? जोमेटो के लिए ये खरीद ज़्यादा अच्छी है या पेटीएम के लिए 2048 करोड़ रुपए ज़्यादा अच्छे हैं इस समय? नहीं, देखिए, जोमेटो के लिए और इनके पास जो कैश पड़ी है बुक्स पे, वो अभी डिप्लॉय हो रही है मटेरियली। जी। लगता है विनीत सर के इंटरनेट में कुछ कनेक्शन एरर आ गया, जिसकी वजह से लाइन कट हो गई है। लेकिन हम बात करेंगे, विनीत सर से दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखें तो आज जोमेटो के शेयर में कहीं ना कहीं फ्लैटिश सा रुझान है, क्योंकि जोमेटो का जो साइज़ है वो बहुत बड़ा है एज़ कम्पेयर टू जोमेटो। अगर हम देखें तो करीब 2,30,000 करोड़ रुपए की कंपनी है, वो केवल 2048 करोड़ रुपए का एक बिजनेस एक्वायर कर रही है। तो उतना बड़ा एक्विजिशन उनके लिहाज से नहीं है। लेकिन पेटीएम के लिए अगर हम देखें तो एक बिजनेस जा रहा है, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, और पेटीएम क्या जो प्रॉब्लम्स में फंसी रही है काफ़ी समय से, क्या ये उससे बाहर आ पाएगी? 2048 करोड़ रुपए की कैश कुशन मिलेगा उन्हें, क्या उस कुशन से ये अपने बाकी वर्टिकल्स को ठीक कर पाएंगी? तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। विनीत सर हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं दोबारा से। विनीत सर, आप अपनी प्लीज़ बात कंटिन्यू कर लीजिए सर, जोमेटो पेटीएम पर। देखिए, जोमेटो के पास बहुत कैश है बुक्स पे, 8-10 हजार करोड़ रुपए है। और ओके। वो ऑब्वियसली उन्होंने रखा है अपने बुक्स पे ताकि वो बिजनेसेस खरीद सके, अपॉर्चुनिटी आए तो ये जो आउटडोर डिस्ट्रिक्ट करके एक उनका तीसरा ऐप खुलेगा जो इवेंट्स और आउटडोर एक्टिविटीज के लिए फोकस रहेगा। और आप देखोगे कि इसकी ये ना इकोसिस्टम स्पॉन करते हैं, ये कंपनी इकोसिस्टम को एक्सपैंड करते हैं। तो आप देखोगे इवेंट्स, आउटडोर और आउट डाइनिंग आउट वगैरह में बहुत सारी आप देखोगे डिस्काउंटिंग की वजह से। जैसे आपका ओला उबर एक इकोनॉमिक पिकअप हुआ था, वैसे आप देखोगे कि ये एक नया सेगमेंट ओपन अप हो जाएगा। इंडिविजुअल टैलेंट एक्सप्लोड हो जाएगा, और इससे जोमेटो को एक बहुत बड़ा व्हाइट स्पेस है, और इसमें जोमेटो को काफी बेनिफिट हो जाएगा।
लेकिन ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है, जैसे इन्हें ब्लिंकिट को ग्रो किया वैसे ये भी ग्रो करेगा। दूसरी चीज है, ये जो पेमेंट उन्होंने पेटीएम को की है, पेटीएम अपने ई कॉमर्स एंड बाकी सब जो उनके पेमेंट्स रिलेटेड मर्चेंट एक्विजिशन पे फोकस करना चाहते हैं। तो उन्हें लगता है कि इनमें ज्यादा मॉडल में स्ट्रेंथ है रादर देन गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड विद अलाइड सर्विसेज। तो जो उनको बेटर समझ में आता है, जो उनका डीएनए है जो पेटीएम का है, उसमें ही वो लोग फोकस कर रहे हैं, और ये जो पैसा है वो उधर ही लगेगा। तो ये एक बेटर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर पेटीएम और जोमेटो सर ने बता दिया है कि क्या इन काउंटर्स के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव्स रहेंगे। दूसरा काउंटर सर बहुत इंपॉर्टेंट काउंटर है इरिडा। इस पर डेली हमारे दर्शक सवाल पूछते हैं और डेली ही कुछ ना कुछ खबरें रहती हैं। सर कंपनी 4500 करोड़ रुपए जुटाने जा रही है और एफपी और क्यूआईपी के जरिए रकम जुटाई जाएगी। अगर हम देखें तो कंपनी में गवर्नमेंट का स्टेक 75% ऑलरेडी है। अभी हाल में ही इसका कंपनी का आईपीओ आया था नवंबर 2023 में। 32 रुपये इश्यू प्राइस था और वहाँ पर लिस्टिंग जब हुई थी ये काउंटर की तो 60 रुपये हुई थी और काउंटर ने लिस्टिंग के बाद मुड़कर नहीं देखा, लगातार चलता चला गया और इसीलिए इस काउंटर पर रुझान भी काफ़ी पॉजिटिव रहते हैं। कंपनी की मार्केट कैप कल जो क्लोजिंग हुई थी उसके हिसाब से 64,200 करोड़ रुपए बैठ रही थी और अगर हम देखें तो मौजूदा कीमत पर करीब 7% का इक्विटी डाइल्यूशन हो सकता है। विनीत सर आप क्या मानते हैं सर, एफपीओ का प्राइस कितना वाइबल होगा? एक ही एजेंसी या सरकार जिसने पहले आज से करीब 8-9 महीने पहले अपना स्टेक बेचा 32 रुपये पर, ये गलती सुधार का मौका है उनको या उस समय वैल्यूएशन उन्होंने कम आकी थी? किस तरह से इसकी वैल्यूएशन अब देखनी चाहिए? देखिए, जो गवर्नमेंट ने किया था आईरीडे का जो तभी अ, ये किया था उन्होंने डाइवेस्टमेंट, तो आप उसको गलत नहीं कह सकते। उन्होंने माना थोड़ा डिस्काउंट दिया रहेगा, पर अभी आप देखोगे तो आप वैल्यूएशन काफी अग्रेसिव है। और ये लेवल पे 7% स्टेक डाइल्यूट करना, 4,500-5,000 करोड़ रुपए जुटाना, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट हैज लर्न टू प्ले द गेम ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट। क्योंकि अब देखिए, गवर्नमेंट पिछले सालों में ये करते थे कि हम 30,000 करोड़ का डाइवेस्टमेंट करेंगे और कभी होता नहीं था। और आप देखिए आज सिर्फ 7% एक कंपनी में डाइवेस्ट करके 5,000 करोड़ जुटा रहे हैं। तो मुझे लगता है ये गवर्नमेंट की रणनीति जारी रहेगी कि आप वैल्यू क्रिएट करो और इक्विटी थोड़ा थोड़ा बेचो और अपने डाइवेस्टमेंट के टारगेट्स को अचीव करो। तो गवर्नमेंट के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अभी है, लेकिन हम उसके बारे में नहीं बात करेंगे। हम बात करेंगे आईरीडा के बारे में। जी जहां तक हमें लगता है कि ये जो इक्विटी उन्होंने जो रेस किया है 4,500 टू 5,000 करोड़, उससे वो ना ऑनवर्ड लेंडिंग लगभग 5 टाइम्स कर सकते हैं। तो 25,000 करोड़ का वो इसको गियरिंग कर सकते हैं। तो मुझे लगता है अभी उनके पास 30,000 करोड़ का लेंडिंग पोटेंशियल बन चुका है। इंडिया में बहुत फास्ट ट्रैकिंग हो रही है रिन्यूएबल एनर्जी की, तो ये पैसा डिप्लॉय हो जाएगा रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स के लिए। और आपको विजिबिलिटी आती है कि ये कंपनी 30,000 करोड़ रेस किया है, तो आप है ना इसको प्राइस थोड़ा बहुत मेंटेन रहेगा। बट मेरा मानना है कि ये कंपनी है ना थोड़ा एक्सपेंसिव है, और हम पीएफसी और आरईसी रेकमेंड करेंगे इन प्लेस ऑफ दिस कंपनी। बिल्कुल। तो इरिडा की जगह सर को पीएफसी आरईसी ज़्यादा पसंद आता है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। एक और खबर सर, अगर हम देखें तो आरवीएनएल पर, आरवीएनएल भी काफ़ी बज़ में रहता है ये काउंटर। इसने भी बहुत शानदार रिटर्न दिए हैं तो इसलिए बहुत सारे निवेशक हैं इसको चेज करते हैं और कोई भी खबर इस काउंटर को फ्यूल भी देती है। मलेशिया में कंपनी रेलवे कोच बनाने के लिए कंपनी ने एक दूसरी कंपनी के साथ जेवी किया है और रेलवे कोच पूरे एशियन मार्केट में सप्लाई करने की योजना है। सर अभी तक तो हम इंडियन मार्केट में ही इन कंपनीज को देखते थे, अब जब ये एशियन लेवल पर जाएंगी, ग्लोबल लेवल पर जाएंगी, तो इनको वैल्यूएशन जो अभी तक मिलती रही है और जिन वैल्यूएशन को लेकर सवाल भी उठे हैं कि हाल की जो रैली थी, एक्सेप्शनल जो रैली रही, उसको लेकर सवाल उठे, क्या ये सवाल उठाना अब लाजमी है? किस तरह से वैल्यूएशन देखें और किस तरह से शेयर को देखना चाहिए अब?
देखिए मैंने ना बहुत बड़ी गलती की है आरवीएनएल को ओवर वैल्यूड के। पर आपको मैं दो ही चीजें बताता हूँ कि आरवीएनएल ने एक रशियन कंपनी के साथ टाई अप किया है और उनको एक फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएंगी फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ऑलमोस्ट 240 ट्रेन्स, अ पार्ट ऑफ इट विच आर वंदे भारत, राइट। ओके। तो ये एक अपॉर्चुनिटी आई है और अभी ये एक मलेशिया में जेबी बना रहे हैं। तो अभी आरबीएनएल इज नाउ गोइंग ग्लोबल। और जहां तक इंडिया का प्रूवन है कवच सिस्टम, मॉडर्न रेलवे ट्रैक लेइंग, पैरेलल का कोचेस डेवलपमेंट इन सोफिस्टिकेशन टू वेस्टर्न कंट्रीज, तो इंडिया एक उभरता रेलवे मार्केट है और अभी वो ग्लोबल बन रहा है। तो ये बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। और मुझे लगता है कि रेल विकास निगम को और ग्रोथ एस्पेक्ट्स मिले हैं विच आर डाइवर्सिफाइंग इट्स रिस्क। तो इसकी वैल्यूएशन अभी सस्टेन होती रहेगी। जी। तो यहाँ पर आरवीएनएल यहाँ पर सर बताते हुए कि देखिए ये बहुत ऑनेस्ट व्यू होता है कि सर ने बताया कि सर ने ओवर वैल्यूड माना और कंपनी में उस तरह के डेवलपमेंट हुए कि अब सर को व्यू चेंज करना पड़ रहा। बिल्कुल सी बात है, बिल्कुल सही बात है कि अगर फंडामेंटली कंपनी में टर्न अराउंड हो रहे हैं तो हमें उन फंडामेंटल टर्न अराउंड्स को देखना जरूरी है। सर एक और काउंटर जिसमें हमने एक एक्सेप्शनल रैली बनते हुए देखी वो था हुडको। इस पर भी खबर आई, निवेशक इन पर बहुत ज़्यादा वॉच रखते हैं। यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी के साथ इन्होंने एक करार किया है और जो यमुना एक्सप्रेस वे के दोनों तरफ जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे उसको ये फंड करेगी, यानी कि लोन देगी। सर ये एक बड़ा वर्टिकल माना जाए कि यमुना एक्सप्रेस वे एक काफ़ी हम तो उसी एरिया के पास रहते हैं तो एक बहुत बड़ा एक्सप्रेस वे है और अच्छी खासी एक वहाँ पर डेवलपमेंट बहुत तेज़ हो रहा है। अब आप एक कंपनी के तौर पर उभर कर आते हो और आप लोन दोगे तो आपको एक बड़ा बिजनेस सेगमेंट मिलेगा। इस तरह से देखें या वैल्यूएशन को अभी भी इस कंपनी पर भी देखना पड़ेगा? देखिए मैं आपको दो तीन चीजें समझाता हूँ। आप अगर आपके बॉडी में ना आपकी जो नसें होती है जी। वो लाइफ लाइन है फॉर जो न्यूट्रिएंट्स कैरी करती है और जो टॉक्सिन्स रहते हैं उसको निकाल देती है, इसलिए हम तंदुरुस्त रहते हैं। उसी तरह आपकी जो रोड या रेल नेटवर्क सिस्टम रहती है ना, वो एक ज्योग्राफी के लिए एक ग्रोथ और एस्पिरेशनल वेल्थ क्रिएशन की एक सुविधा होती है। तो जैसे आप रोड बनाते हो तो कनेक्टिविटी आपने इस्टेब्लिश की, आपने कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश की तो वहां पे कम्युनिटीज डेवलप होते रहेंगे। और जहां तक कम्युनिटी डेवलप करने के लिए जो फंडिंग की जरूरत है और आप कहते हो कि हम ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड डेवलपमेंट करेंगे, तो इससे बहुत अच्छा होता है, इनको बड़ा मार्केट मिलता है, हमें लगता है कि बहुत बेहतरीन है। तो यहाँ पर सर ने बताया कि हुडको पर अभी मुझे लगता है कि सर का पॉजिटिव ही रुझान है, लेकिन सर ने बताया कि इरिडा और आरवीएनएल, तो इरिडा में तो सर ने बताया कि पीएफसी आरईसी ज़्यादा बेहतर है और आरवीएनएल इन लेवल्स पर भी ठीक है, क्योंकि सर ने बताया कि वैल्यूएशन कंफर्ट जो था, जो डिसकंफर्ट था वो कुछ हद तक दूर हुआ है और वो डिसकंफर्ट अब जल्द ही कंफर्ट में बदलता हुआ दिखाई देगा। सर आप हुडको पर कुछ बात कर रहे थे, प्लीज़ कंटिन्यू सर। हाँ, तो जैसे अफोर्डेबल हाउसिंग है, इंडिया में जो 3 करोड़ घर बनने हैं अभी अगले 5 साल में, ये बहुत बड़ा टारगेट है। दूसरी चीज, आप अभी यमुना वे के आजू बाजू में आप फंडिंग करने के लिए पैसा देने को तैयार हो, तो आपके लिए और एक एवेन्यू मिल गया पैसे लगाने के लिए। तो इससे क्या होता है, आपका ग्रोथ स्टोरी डेवलप होता है, आपका एयूएम बढ़ता है। और हुडको जैसी कंपनी के लिए ना ये ज्यादा करके रीफाइनेंसिंग करती है, तो इनको स्टाफिंग की इतनी तकलीफ नहीं होती है। दूसरा चीज, इनको कोई करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट जमा करने की जरूरत नहीं है। तो इनके ना ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत कम रहते हैं और इसकी वजह से हमें लगता है कि ये कंपनी बहुत बेहतरीन परफॉर्म करेगी। जी। तो सर अभी इस काउंटर को रखें पोर्टफोलियो में और ले सकते हैं क्या इन लेवल्स पर? डेफिनेटली आप ऐड भी कर सकते हैं। ओके।
सर एक और काउंटर जेंटेक का, यहाँ पर हमने देखा कि इस काउंटर पर भी एक एक्सेप्शनल मूव बनता हुआ दिखाई दिया। डिफेंस से जुड़ी ये कंपनी रही है। क्यूआईपी इसका आ रहा है सर, क्यूआईपी का फ्लोर प्राइस 1685 रुपये 18 पैसे इन कंपनी ने तय किया है, और क्यूआईपी का जो प्राइस है उस पर 5% तक का डिस्काउंट भी मिल सकता है। आज काउंटर रेड मार्क में चल रहा है। इसके सर 5% डिस्काउंट की कितनी प्रोबेबिलिटी है कि 5% डिस्काउंट आएगा, और अगर आता भी है, हम मान लेते हैं कि 5% डिस्काउंट आता है, तो क्या ये 5% टूटेगा काउंटर? उस समय लेना बनता है क्या इस काउंटर को? देखिए, अगर आप ड्रोन टेक्नोलॉजी देखेंगे, आज की वॉर में ना ड्रोन्स का बहुत प्रोमिनेंस है। और ये कंपनी ड्रोन्स बनाती है, इनको अच्छे खासे ऑर्डर्स हैं, और ये सिमुलेशन टेक्नोलॉजीज भी बनाती है। तो हमें लगता है ये कंपनी के पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं है। इंडियन प्लेयर्स है, इंडिया में क्वालिफाइड है टू सप्लाई टू द आर्मी, और इंटरनेशनली भी इनको ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे। तो हमें लगता है कि जेन टेक्नोलॉजीज 50-60% ग्रोथ नेक्स्ट 3-4 इयर्स करना बहुत स्वाभाविक है। और ये क्यूआईपी में आपको निवेश करना चाहिए। अगर 4-5% डिस्काउंट आता है तो आपको वो शेयर नीचे अगर आए तो ले ले, अपॉर्चुनिटी समझ के आपको खरीद लेना चाहिए। बिल्कुल। तो यहाँ पर जेंटेक में अगर ये काउंटर नीचे आता है क्यूआईपी की वजह से, तो आपको ले लेना चाहिए। ये एक अपॉर्चुनिटी होगी। सर आज एक काउंटर पर अपग्रेड आया जेफरीज का इंडिगो पर, जिसमें कि उन्होंने टारगेट 5225 रुपये कर दिया है बढ़ाकर, और साथ ही अगर देखें तो FY26-27 की ईपीएस भी उन्होंने एस्टीमेट्स जो हैं अपने 6 से 7% बढ़ाए हैं। उनको लगता है कि कंपनी काफ़ी अच्छा कर रही है, पैसेंजर ग्रोथ है, कंपनी की ऑक्यूपेंसी ठीक है। शेयर में आज तेज़ी भी देखने के लिए मिल रही है। आप कितना जस्टिफाई मानते हैं इंडिगो की इन वैल्यूएशंस को? सर, एयर इंडिया, आक्सा और एक एयरलाइन जो छोटी वाली है स्पाइस जेट की, इनकी तीनों की कम हुई है मार्केट शेयर। विस्तारा और इंडिगो की बढ़ चुकी है। लिस्टेड प्लेयर विस्ता इंडिगो है, और ये सबसे डोमिनेंट प्लेयर है। इनका लगभग ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द मार्केट शेयर इनके पास है। इतनी डोमिनेंट कंपनी एक एयरलाइन सेक्टर में जो 15-20% अगले 10 साल के लिए ग्रो करने वाली है, ये दिस इज द ट्रेंड ऑफ द एयरलाइन इंडस्ट्री। तो ट्रेंड में जैसे आपने देखा है कि स्टॉक 5x हो चुका है, जी। ये भी स्टॉक ऑलमोस्ट 5x होने के करार पर है। हमें लगता है कि ये शेयर जैसे रहते इंडिगो आपके पोर्टफोलियो में जरूर रहने चाहिए। जी। तो सर भी मानते हैं कि ये आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए, और यहाँ से भी एक बड़ा टर्न अराउंड इस कंपनी में होते हुए दिख रहा है। तो इस कंपनी में हमने देखा था कि वैसे कोविड के समय पर ये काउंटर आई थिंक 1000 रुपये भी आ गया था, वहाँ से 4.5 गुना ये ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन अभी भी जिस तरह की ग्रोथ है कंपनी में मिलती रहेगी। विनीत सर, आपकी रडार पर कौन से शेयर हैं जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? देखिए, मेरे को हिमाचल फ्यूचरिस्टिक अच्छा लगता है। ये ओके। एक उभरता डिफेंस कंपनी है, और टेलीकॉम में बहुत ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ग्लोबली एज वेल एज इन इंडिया, जैसे हमने आईरीडा और आरवीएनएल की बात की। जी। दूसरी कंपनी हमें पेटीएम अच्छा लगता है। हमें लगता है वर्स्ट इज ओवर, और यहाँ से आप ग्रोथ देखेंगे इसमें। तीसरी कंपनी जो हमें पसंद आती है वो है सेनको गोल्ड। ये कंपनी के जो पर स्टोर सेल्स है वो इनके कंपटीशन के हिसाब से काफी कम है, और ये ग्रेजुअली बढ़ता रहेगा। तो इनको इनको है ना, ग्रोथ स्टोर लगाने की जरूरत नहीं है। पर कंपनी दोनों कर रही है, स्टोर भी लगाएगी, और ये जो एग्जिस्टिंग इनका इकोसिस्टम है वो भी सस्टेन हाई रेट ऑफ ग्रोथ से सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ बढ़ता रहेगा। तो हम जी इसके ऊपर बुलिश है। तो ये आपको 3 कंपनी हम जरूर रेकमेंड करेंगे। सर, आपने मार्क्सन्स फार्मा भी हमारे साथ एक बार शेयर किया था, आई रिमेंबर 150 के आसपास। उस समय आपने शायद टारगेट 200 रुपये के आसपास के दिए थे। इस काउंटर को कुछ टारगेट रिवाइज कर रहे हैं आप 300 रुपये तक के? ये हमें लगता है कि ये कंपनी अपनी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी ऑन ट्रैक है। ये मल्टी ईयर कंपाउंडिंग स्टोरी है। और आप देखोगे, अगर आप 5 साल के लिए अगर ये स्टॉक को होल्ड करें ना, यहाँ से अगर 450 या 500 रुपए का रेट भी बने तो कोई गनीमत नहीं है।
हमने इस बार इसका 18 मंथ्स के लिए टारगेट 301 दिया है, जो आपको ऑलमोस्ट 40% अपसाइड देता है फ्रॉम करंट लेवल्स। बिल्कुल। तो ये 4 कॉल जो कि सर ने दी हैं मार्क्सन्स फार्मा, जहां पर कि 300 रुपये का टारगेट 18 महीने के लिए, और अगर आप कुछ समय रखते हैं, कुछ साल रखते हैं, तो 450-500 रुपये भी हो सकता है ये काउंटर, यानी कि लगभग डबल हो सकता है। पेटीएम यहाँ से डबल के ही टारगेट है। पेटीएम पर बहुत सवाल आते थे, बहुत लोग फंसे भी, लेकिन अब यहाँ पर सर ने कहा कि वर्स्ट इज ओवर फॉर द कंपनी। तो 585 का ये काउंटर चल रहा है। 1200 रुपये के टारगेट्स के लिए आप इस काउंटर को ले सकते हैं। सेंको गोल्ड यहाँ पर सर ने जो टारगेट दिए हैं वो 40% अपसाइड के हैं, विच इज़ करीब 1500 से 1550 रुपये तक के टारगेट को लेकर जाएगा ये। और HFCL यहाँ पर भी एक बड़ा टर्न अराउंड, जहाँ पर कि कंपनी डिफेंस सेक्टर में आई है, और डिफेंस में और टेलीकॉम में ये 2 सेक्टर्स को कैटर करती है, दोनों में ही अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है। तो यहाँ से बड़ा टर्न अराउंड इस कंपनी पर देखने के लिए मिल सकता है। विनीत सर, आप हमारे साथ जुड़े। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। एज ऑलवेज आपसे बात करके बहुत कुछ इंटेलेक्चुअल इंसाइट्स हमें मिलती हैं। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। अब हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़े हैं मानस जायसवाल सर, मार्केट एक्सपर्ट हैं। मानस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। सर कैसे रीड कर रहे हैं मार्केट को? 25,000 पर आप कंफर्टेबल हैं टेक्निकल चार्ट के बेसिस पर? बैंक निफ्टी करीब 51,000 पर चल रही है। देखिए, अभी भी ट्रेंड तो बिल्कुल पॉजिटिव लगता है। पिछले अगर आप 3-4 दिन से देखिए तो हाई टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं। 2 तारीख को एक गैप था 950 रुपए के आसपास। मेरे ख्याल से उस अपर बैंड को, उस गैप के अपर बैंड को एक बार निफ्टी टेस्ट करने की कोशिश करेगा। हालांकि मेरा ये भी समझना है कि अगर हम 3 से 4 हफ्ते की बात करें तो शायद आपको पिछला हाई ब्रीच करते हुए भी दिखेगा, और शायद उसके ऊपर 400 से 500 पॉइंट की रैली देखने को मिल सकती है। तो स्पेशली जब तक 20 डे मूविंग एवरेज जो कि 24,500 है उसके ऊपर निफ्टी ट्रेड करता रहेगा, तब तक हर गिरावट पे खरीदारी करनी है। सबसे पहले 24,950 और उसके ऊपर 25,400 के टारगेट सेट करके चलने हैं निफ्टी में।